ये कहानी एक राजा की है, जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह की। लेकिन हिंदुस्तान उन्हें ब्रिगेडियर भवानी सिंह की तरह याद रखना चाहेगा। ऐसा था, वो प्रिंस ही थे जब फौज में बड़े हुए ना। इनके पिता जो है वो तो मौजूद थे और वो भी फौज में भी थे। महाराज मानसिंह जी जो है ना, उनको भी लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक था उनका, और ये जो है इनको ब्रिगेडियर जैसे तक का रैंक लिया है इन्हें। तो हर राजा को, हर राजकुमार को आर्मी की शिक्षा, और आर्मी के लिए तो बहुत जरूरी था कि वो जो है फौज के लिए कुछ न कुछ करते रहे, लड़े करें जो ना। सवाई भवानी सिंह राजस्थान के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजघराने के वारिस थे। उनसे पहले पीढ़ियों तक जयपुर राजघराने में पहली संतान लड़का नहीं हुई थी। दुनिया भर की धन दौलत उनके कदमों में थी, लेकिन उन्हें जुनून था भारतीय सेना में शामिल होने का। सो पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए 1951 में सेना में कमीशन ले लिया। उनका हमेशा माइंड जो है ये मिलिट्री माइंड था, और एक महाराजा होते हुए भी उन्होंने बड़ी हार्ड ट्रेनिंग की, पलटन को बड़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाई, और उनका माइंड बहुत ही अनकन्वेंशनल था। सेना में शामिल होकर देश रक्षा करना सचमुच केवल उनकी धुन थी। इसीलिए उन्होंने सरकार से कभी भी इस काम के लिए तनख्वाह नहीं ली। हाँ, 1 रुपए का मेहनताना वो हर महीने लेते थे। ये जैसे फौज में जब थे तो 1 रुपया लेते थे, क्योंकि तनख्वाह लेना तो जरूरी था, आपको उसमें करना पड़ते हैं, और देश सेवा के लिए गए हुए थे। भवानी सिंह जयपुर के राजकुमार थे, सो कोई उन्हें किसी तरह के कठिन ऑपरेशन देना भी नहीं चाहता था। जब 62 का युद्ध हुआ तब वो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स में थे। जब 65 का युद्ध हुआ तो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पोस्टेड थे। पर 1967 में जब 10 पैरा कमांडो का गठन हुआ तो अगले ही साल सवाई भवानी सिंह को इसका कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। 65 ऑपरेशंस के बाद ये रियलाइज हुआ था कि भारत में कमांडो बटालियन होनी चाहिए जो कि बिहाइंड एनिमी लाइंस स्पेशल मिशन अंडरटेक कर सके। महाराजा भवानी सिंह उस वक्त 2IC थे। 1968 में महाराजा भवानी सिंह ने 10 पैरा की कमांड संभाली। 1971 में जब जंग छिड़ी तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। ईस्ट पाकिस्तान में तो स्थानीय आबादी की आजादी की जंग में भारत का सहयोग था, लेकिन जो पश्चिमी मोर्चा था वहां पर पाकिस्तान के अतिक्रमण को रोकने और उन्हें पीछे धकेलने की जंग थी। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना रणनीति का हिस्सा था, ताकि जंग जल्द खत्म और आत्मसमर्पण के लिए पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। इसके लिए पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई अहम थी। यहाँ पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वार करने की जरूरत है। इसीलिए छात्रों की तरफ गए ताकि पाकिस्तान की जो ग्रीन बेल्ट है, डेजर्ट के बाद जो ग्रीन बेल्ट आती है, उसको हम कैप्चर कर सकें और ग्रीन बेल्ट तक पाकिस्तान को हिलाया जाए। यहाँ भारत की दूसरी टुकड़ियां तैनात तो थीं, लेकिन सीमा को पार करने की कुशलता पैरा कमांडोज के पास ही होती है। लिहाजा 10 पैरा की टुकड़ी को जिम्मा सौंपने का फैसला किया गया। भवानी सिंह उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू कर दिया, पर उनसे कहा गया कि वो केवल प्लानिंग में हिस्सा लें। हाँ, उस वक्त ये था कि सीओ को जाने की इतनी जरूरत नहीं है कि हर ऑपरेशन में सीओ जाए, लेकिन महाराजा भवानी सिंह ऐसे थे कि जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे। भवानी सिंह राजघराने के ऐशो आराम से बढ़कर रणभूमि के लिए तरसते थे। उन्होंने जिद ठानी कि ऑपरेशन की अगुवाई तो वही करेंगे, अपने साथियों को इस मुश्किल मिशन में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तो पहले ही था कि कोई भी काम होगा, चाहे 1 कंपनी होगी या 2 कंपनी होगी, बटालियन जाएगी तो मैं उनके साथ जाऊंगा, और वो साथ ही गए। 10 पैरा को जिम्मेदारी दी गई थी छाछरों पर कब्जा करने की। छाछरों पाकिस्तान की एक अहम छावनी थी। वहां कब्जे का मतलब था पाकिस्तान के हथियार, उसकी सप्लाई लाइन और उस इलाके में उसके संचार पर भी नियंत्रण। छाछरों उनका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। वहां पर
डीप इनसाइड एक वही टाउनशिप थी जिसका कैप्चर होना, जिस पर रेड होना एक चीज को दर्शाता था कि हमारी पहुंच कितनी है, और इससे जो हमारी आने वाली फौज है उसको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। और मुश्किल ये थी कि छाछरो पाकिस्तानी सीमा में 5-10 नहीं बल्कि 80 किलोमीटर अंदर था। इतने भीतर तक पहुंचने के लिए पैराशूट का भी सहारा नहीं लिया जा सकता था। जरूरी था कि सैनिक जमीन के रास्ते से भीतर दाखिल हो। अब जरा जमीन के रास्ते की चुनौतियां समझिए। ये रेगिस्तान का इलाका था। यहाँ पक्की सड़कों से छाछरो जाने का विकल्प नहीं था, बल्कि रेतीले टीलों से होते हुए मंजिल तक पहुंचना था। चूंकि फासला 80 किलोमीटर का था, पैदल जाना संभव नहीं था। पर अगर गाड़ियां ले जाएं, तो सपाट रास्ते पर बिना किसी पहाड़ या पेड़ की ओट छिपे कैसे? हवाई सर्वेलांस से भी बचना था और जमीन पर सैनिकों और पाकिस्तान के आम लोगों की नजरों से भी। हमारा ड्रेस, हमारी गाड़ियां, उनकी पेंटिंग, उनकी जो वेपन को दूर से दिखते हैं, जो जवानों का पूरा वेशभाष उस तरह का था कि जिससे हम पाकिस्तान की तरह दिखे। ये 160 सैनिकों का दस्ता था, जिसे अल्फा और चार्ली नाम की 2 कंपनियों में बांटा गया था। पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होने और छाछरों पर कब्जे तक की विस्तृत योजना तैयार की गई। भारतीय सेना उस दौर में खुद के लिए खास तौर पर निर्मित जोंगा गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी। ये गाड़ियां मीडियम मशीन गन से लैस होती थी और बिल्कुल रफ एंड टफ। ये निशान जोंगा थे, उस वक्त के विंटेज व्हीकल, उस वक्त तो काफी पॉपुलर थे। उनके नीचे हमने उनके टैंक के डबल टैंक किए, नीचे टैंक लगाए, साइडों में सामान रखने के लिए मॉडिफिकेशन की, फ्रंट में वेपन माउंट करने के लिए मॉडिफिकेशंस की। फिर उनको ऐसे फ्लैट किया साइडों से ताकि मोमेंट वो रुके थोड़ा सा भी सैंड में, तो हम रुकने से पहले ही जवान उसमें से जंप कर जाएं और उसको पुश कर दें, ताकि सैंड में अगर गाड़ी रुके ना, उसका मोमेंटम चालू रहे, थोड़ा मोमेंटम हो, उसको पुश कर दो तो निकल जाए।